नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा जब भी आता है हमें बहुत कुछ सिखलाता है। ज़िंदगी कैसे जीना है, एक नई उमंग हमें दे के जाता है। और हम झारखंड के उन जिलों की भी आपको जानकारी देते हैं अपने कार्यक्रम में जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन आज के समय में केंद्र और राज्य सरकार की योजना वहां धरातल पर उतर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, रोजगार से जोड़ रही है। तो चलिए आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं कोडरमा जिला, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब नक्सल मुक्त हो चुका है क्योंकि वहाँ पर भी सरकार की योजना धरातल पर उतर चुकी है। तो यहाँ पे वन विभाग द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे वन विभाग पदाधिकारी से। तो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। कोडरमा जिला, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में डर और भय का पर्याय था, अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा के लगभग 41% भूभाग पर फैले 64,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र हैं, जिनमें से 15,000 हेक्टेयर में फैले 35 गांव आरक्षित वन क्षेत्र में शामिल हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही नया सवेरा है, तो किस तरीके से सरकारी योजनाओं से, सरकारी कार्यक्रमों से, चाहे वो आम प्रशासन की बात करें या हम वन विभाग की बात करें, किस तरीके से लोग योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ रहे हैं और कहीं न कहीं अपने ज़िले और राज्य के विकास में अपना योगदान किस तरीके से दे रहे हैं। और अगर कोडरमा की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था कि कहीं न कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, सरकार की काफ़ी सारी योजनाएँ आम लोगों तक पहुँच नहीं पा रही थी। समय बदला, परिस्थितियाँ बदला और धीरे धीरे कोडरमा नक्सल मुक्त होते जा रहा है और विकास की योजनाओं से जुड़ते जा रहा है। अगर हम वन विभाग की बात करते हैं तो वन विभाग किस तरीके से कोडरमा के विकास के लिए कार्य कर रही है, कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, आइए हम यहाँ के डीएफओ से जानते हैं। मेरा नाम सौमित्र शुक्ला है। मैं भारतीय वन सेवा के 2017 बैच का अधिकारी हूँ और यहाँ पर कोडरमा में पिछले जुलाई 2024 से वन प्रमंडल पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापित हूँ। कोडरमा जो है, ये बात आपकी सही है कि यहाँ का फॉरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा रहा है रिपोर्ट्स में भी। और ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का बॉर्डर भी पड़ता है यहाँ पर। तो फॉरेस्ट एरिया के लिए हम लोग यहाँ पर मूलतः 3 प्रकार की स्कीम चलाते हैं। जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर फॉरेस्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर हम लोग उसके पुनः प्रजनन के लिए सिल्वी कल्चर ऑपरेशंस का काम करते हैं, जहाँ पर एरिया को घेरा जाता है और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान रहता है। कोपाइसिंग कटिंग के माध्यम से पौधों को रीजनरेट किया जाता है। दूसरी योजना, जहाँ पर कुछ हद तक जंगल डिग्रेड हो गया है, वहाँ पर हम लोग एक RDF नामक योजना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, अवक्रस्ट वनों का पुनर्वास। वो योजना चलाते हैं जिसमें हम लोग ऐसे स्थलों को चुनते हैं जहाँ पर कुछ हद तक फॉरेस्ट बचा हुआ है और कुछ हद तक वहाँ पर डिग्रेडेशन हो गया है। और तीसरी योजना है जहाँ पर पूर्णतः फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया है, वहाँ पर हम लोग पूरा वृक्षारोपण उसको करते हैं कंप्लीटली, प्रति हेक्टेयर 1666 पौधे लगाकर वहाँ पर। ये 3 योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में या नहर, नदी के किनारे भी यहाँ पर योजना चलती हैं, जैसे नदी तट के किनारे वन रोपण योजना होती है। और सड़कों या सरकारी कार्यालयों या अन्य ओपन स्थानों पर जो वन भूमि से बाहर होते हैं, वहाँ पर गेबियन जो बांस के बने होते हैं या PVC प्लास्टिक के बने होते हैं, तो PVC के माध्यम से या बांस के गेबियन के माध्यम से पौधों की सुरक्षा कर उनको भी लगाने का कार्य वन विभाग कोडरमा द्वारा किया जा रहा है। इस आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ वनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों में जागरूकता बढ़े और वे वनों के संरक्षण में सहयोग करें। कोडरमा वन विभाग वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठा रहा है। स्कूलों में जहाँ जहाँ हम लोग से संभव होता है, कई स्कूलों में तो मैं स्वयं भी जाता हूँ, खासकर जब हम लोग का वन महोत्सव चलता है तो वहाँ जाकर बच्चों से सीधे वार्तालाप भी करते हैं, वृक्षारोपण की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। और उसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव होता है टीचर्स के साथ भी मिलके हम लोग वृक्षारोपण की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग के यहाँ एक वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें हम कई सारे गाँव में जाकर सभी वहाँ की जो खासकर जो महिलाएं हैं उनको जोड़ते हैं और उस दिन पूरा प्रकृति का पूजन होता है वहाँ पर। और हम सब लोग एक पेड़ों को एक रक्षा सूत्र बांधकर वहाँ पर शपथ लेते हैं कि हम इन पेड़ों की सुरक्षा करेंगे
और इनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर कई वर्षों से, पिछले 2008 से कई गाँव में हो रहा है और अब तो काफ़ी वृहद स्तर पे होने लगा। इसके लिए हम लोग जो रेलवे के पदाधिकारी हैं जो ट्रेनों को संचालित करने के लिए काम करते हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। और कहीं भी ऐसी सूचना आती है कि जब भी ज़िले में हाथी या किसी हाथी का प्रवेश होता है या हाथियों के झुंड का प्रवेश होता है, तो हमारी जो वनरक्षियों की टीम और क्विक रिस्पांस टीम है वो उसको साथ में ट्रैक करते रहते हैं। और जब भी वो रेलवे के लाइंस के समीप पहुंचते हैं तो हम लोग इमीडिएटली रेलवे को सूचना देते हैं कि अगर कोई भी आपका गाड़ी आ रही है तो इसको अत्यधिक स्लो चलाएंगे, या कुछ देर के लिए अगर वो क्रॉसिंग कर रहा है तो उतनी देर तक वो गाड़ी रोक के रखेंगे, जिसमें रेलवे का हम लोग को पूर्ण सहयोग भी मिलता है। और जब वो रेलवे का लाइन होती है, अगर उसको जब वो पार कर जाता है या वापस लौट के जब दूर हो जाता है, 3-4 किलोमीटर दूर चला जाता है, तब रेलवे अपना कार्य जो है वापस से पुनः सुचारू ढंग से कर सकता है। तो यह एक कोऑर्डिनेशन का चीज़ है, क्योंकि रेलवे का ट्रैक भी जो है वो फॉरेस्ट से होकर गुजरा है और वन्य प्राणी तो जंगलों में रहते ही हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन में अभी तो हम लोग को सफलता मिली है और इस प्रकार की कोई भी कैजुअल्टी या कोई भी जो जानवर है वो रेलवे लाइन या रेलवे के परिचालन में हताहत कोडरमा में नहीं हुआ है। इसमें अवैध आरा मिलों को ध्वस्त करना, शहरों में उपयोग होने वाली कीमती लकड़ियों को जब्त करना और वन कानूनों के तहत कार्रवाई करना प्रमुख प्रयास हैं। साथ ही विभाग राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एकीकृत वन संरक्षण योजना और राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर रहा है। देखिए, वन में जो वन अग्नि का जो मेन इशू है, उसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि जो कोडरमा है वो एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर आग लगती है तो ये जंगलों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। और इसमें मुख्यतः जो आग लगती है, जो हम लोग का अनुभव रहा है और जो हमारे आंकड़े कहते हैं कि मुख्यतः जो महुआ चुनने की प्रक्रिया है, महुआ चुनने की प्रक्रिया में ही गांव वालों द्वारा महुआ को नीचे साफ करने की, जहाँ उसमें पत्तियां गिर जाती हैं तो उन पत्तियों को हटाने की बजाय वहाँ पर महुआ के पेड़ के नीचे आग लगा दी जाती है, जिससे वो आग फैलते फैलते बाकी वनों में चली जाती है। यहाँ पर उसके अतिरिक्त जानबूझ के आगजनी करना, इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर नगण्य है या नहीं, अभी तक प्रमाणित रूप से नहीं पाई गई हैं। मुख्यतः जहाँ भी आग लगी है मुख्यतः महुआ चुनने के क्रम में ही आग लगी पाई गई है। तो उसके लिए हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हम लोग ने अपने एक प्रोजेक्ट में कुछ महुआ नेट और लोगों को उससे जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक उनकी रोजगार व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भी भेजा हुआ है एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के तहत, जिसमें जब लोगों को हम लोग अन्य चीज़ें महुआ से बनाकर दे पाएंगे, जिससे उनको वन विभाग से जुड़ने का अवसर मिलेगा और वो महुआ में ये आग लगाने की जो घटनाएं हैं इसमें कमी आएगी। साथ ही जब भी हम लोग को सूचना मिलती है, हमारी टीम तुरंत वहां पहुंचती है और उसकी आग को त्वरित रूप से बुझाया जाता है, क्योंकि मुख्यतः ये आग जो होती है इंटीरियर एरियाज में ज़्यादा लगती है, तो वहाँ दमकल आदि की व्यवस्था नहीं रहती है। जो वनरक्षी और क्यूआरटी के सदस्य हैं वो पत्तियों को, जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं उनको तोड़कर उनसे पीट कर ही आग बुझाते हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था तो अभी नहीं हो पाती। वर्षा के जल के संचयन के लिए हम लोग के यहाँ चेक डैम की योजना चलती है और हम लोग ऐसे स्थान चिन्हित करके जहाँ पर वर्षा का जल अच्छे से संचयित हो सके तो वन भूमि पर वहाँ पर चेक डैम का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी वृक्षारोपण की योजनाएं होती हैं उनमें भी हम लोग सिल्ट डिटेंशन डैम एवं गली प्लगिंग के माध्यम से वर्षा के जल की गति धीमी करते हैं और उसको वहाँ पर अपने स्थान पर ही रोकने का प्रयास करते हैं, जिससे जो भूगर्भ जल का जो संचयन है वो बढ़ सके और मृदा क्षरण की भी जो गति है वो यहाँ पर कम हो सके, क्योंकि सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस होती है। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हर साल हम लोग नई नई जगह पे चेक डैम बनाएं और उन चेक डैम में हम लोग देखते हैं उससे जंगली जानवरों को भी काफ़ी लाभ होता है। जब भी हमारा चेक डैम निर्माण पूर्ण हो जाता है तो बरसात में और उसके बाद में जंगली जानवरों के चिन्ह अधिकतर वहाँ पर पाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय वानिकी को बढ़ावा देना और वनों व वन्य जीवों का संरक्षण करना है। इससे अस्थायी वन क्षेत्र बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वनों के नवीनीकरण और बंजर भूमि को हरियाली में बदलने पर केंद्रित है। के अलावा एकीकृत वन संरक्षण योजना वन संसाधनों का एकीकृत संरक्षण और वन क्षेत्र का विस्तार करना है। देखिए, वन तो कोडरमा की जो बोला जाए तो उसकी लाइफलाइन है और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्षों को हानि ना पहुंचाएं। खासकर जो वन अग्नि का सीज़न आता है
तो उसमें वन विभाग आपकी पूरी सहायता करेगा। जहाँ भी आग लगने की इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत सूचित करें, और वनों में आग महुआ चुनने के क्रम में आग लगाने का प्रयास ना करें, और उसको आप वैसे ही साफ कर लें, आग लगाने का प्रयास ना करें, यही आप सबसे अनुरोध होगा। वन उत्पाद के लिए यहाँ पर एक फेडरेशन बना हुआ है जिसको बोलते हैं सिद्धो कानो फेडरेशन। सिद्धो कानो फेडरेशन उपायुक्त की अध्यक्षता में होता है, और उसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रहते हैं। तो उसमें हम लोग लैंप्स और पैक्स की माध्यम की सहायता से अभी पूरा जो भी वन उत्पाद का पोटेंशियल है, चाहे वो महुआ हो या साल बटर हो या चिरौंजी हो, इनको लेकर एक एनालिसिस और एक रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, या साल पत्ते का उसमें साल पत्ता प्लेट निर्माण हो, इन सब के लिए हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले आने वाले वर्ष में हम लोग इससे संबंधित कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर ज़रूर शुरू, या उस पर चित्रहार वगैरह देखते थे, रंगोली आती थी, और बच्चों के लिए जो हम लोग छोटे थे तो जंगल बुक एक कार्यक्रम आता था जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब कार्यक्रम जो थे उसका वेट करते थे हम लोग हमेशा, सप्ताह में एक बार ही आता था, देखने को मिलता था। आज की डेट में तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, अब तो उतना समय नहीं मिलता, तो ज़्यादातर मोबाइल या इसके थ्रू ही जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको देख लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स अभी तो कोई फॉलो प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो दर्शकों, देखा आपने, वन विभाग द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि लोग रोजगार से जुड़े और गलती से भी गलत रास्ते पे ना जाएं। आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो उनके परिवार का भी सही ढंग से पालन पोषण हो सकेगा। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे रामगढ़ जिले के गंडके प्रखंड, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था कभी, अब वो भी नक्सल मुक्त हो चुका है। और वहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे बसंती देवी से, जो जनरल स्टोर चला करके खुद को स्वावलंबी बना रही हैं और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर रही हैं, और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। रामगढ़ सदर प्रखंड के गंडके गांव की बसंती देवी के चेहरे पर आजकल खुशी की चमक साफ झलकती है। इसका कारण है उनकी छोटी सी किराना दुकान, जो न केवल उनके परिवार का भरण पोषण कर रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। पहले बसंती को रोजगार के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में गंडके गांव में। एक समय रामगढ़ जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था, जहां JSLPS के सहयोग से बसंती देवी जैसी महिलाएं किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है, आइए हम जानते हैं बसंती देवी जैसी। मेरा नाम है बसंती देवी, मेरा गांव का नाम है गंडके, और 2016 में समूह में जुड़े। हाँ, उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले तो बेरोजगार थे, और समूह में जोड़े तो कुछ उसमें लोन वोन लिए, तो कुछ दुकान खोले हैं वैसे रोजगार के लिए अपना। 2016 पहले बेरोजगार थी, कुछ काम नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं करते थे। आपके पति क्या करते थे? रेजा कुली करते हैं। रेजा कुली काम करते हैं? हाँ। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? पढ़ाई तो इंटर तक किए हैं। आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? घर में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं किए। उस टाइम तो बहुत स्थिति खराब था, अभी तक तो कुछ सुधार हुआ है। उसमें क्या दिक्कत था बताइए? उसमें तो पहले खान पीन का तकलीफ था, अब उतना नहीं है। लोन तो लिए हैं, एक बार तो 20 लिए थे और एक बार 40 लिए लोन। उसके बाद दुकान खोले, कुछ घट रहा था, फिर लिए, तो फिर उसके बाद सामान उमान थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। दुकान क्या रखते हैं? दुकान में कॉपी किताब रखते हैं, कुरकुरे चॉकलेट इस तरह रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो दीदी JSLPS नहीं होता तो क्या इतना कुछ काम कर पाती हैं? नहीं उतना कर पाते। दुकान के लिए सोचे हैं कि कुछ और सामान रखेंगे और आगे और कुछ बड़ा मतलब देंगे। तो पति कितना सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है। पहले सहयोग करते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं पति, ये दुकान चला रही है तो? बोलते हैं कि अच्छा है ये सब काम, दुकान खोले हैं, दुकान में रहने के लिए काम सब में करना चाहिए। हाँ सिलाई भी करती है क्या? हाँ, करते हैं। क्या क्या सिलती है? यही है, सूट वूट रहता है, ब्लाउज रहता है। तो कहीं से प्रशिक्षण नहीं है सिलाई का? हाँ, घर में पहले लिए थे अपने गांव में, वहीं सीखे थे, तो यही घर में अपना कुछ सिलते हैं। घंटों इंतजार, मजदूरी
और कभी कभी देर रात तक घर न लौट पाना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। अब बसंती की यह दुकान न केवल उनकी जिंदगी बदल रही है, बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है। उनकी सफलता देखकर कई महिलाएं अब पलायन के बजाय अपने गांव में ही आत्मनिर्भर बनने की राह चुन रही हैं। फायदा होता है कि इसमें भीओ में हम लोग जुड़ के आत्मनिर्भर बनते हैं, दूसरे के जगह मतलब हाथ उठ नहीं फैलाते हैं। समूह में जितना जैसे पैसा का ज़रूरत रहता है वहाँ से निकाल लेते हैं। भीओ में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। भीओ में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, जैसे कि पहले तो खाने पीने का दिक्कत होता था, अब नहीं होता है। और जैसे अपना पैसा अब तो रहता है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। कुछ भी काम रहता है तो अपना पैसा रहता है तो वही वाला लेन देन करते हैं। इधर कैसे चुकाते हो तो महीना में हम लोग चुकाते हैं। उसके कुछ पेपर वगैरह पड़ता है क्या? नहीं, पेपर ऊपर तो नहीं देना होता है, तो हम लोग बैंक में जमा करते हैं। उस सबको तो कहना चाहते हैं कि समूह में तो सबको जुड़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। इस सब जो बेरोजगार है उसके लिए हो रहा है, पढ़ाई लिखाई एडमिशन करवाए हैं अभी। हाँ, पहले तो अच्छा नहीं था अब लेकिन ठीक है। जोहार, मेरा नाम सरस्वती देवी है और मैं गणके गांव की रहने वाली हूँ। पंचायत दोहा कातो, थाना जिला रामगढ़। बसंती जी हो गया 5-6 साल जो ग्रुप में जुड़ी हुई है, तो हम 5-6 साल से इसको जान रहे हैं। बहुत ही दयनीय था सर, और उस समय एक हाउस वाइफ के रूप में काम कर रही थी और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब ये क्या बोलते हैं, बेरोजगारी में थी। कहा कि कुछ आमदनी उधर से नहीं आ रहा था। तो जब से समूह में जुड़ी तो लोन वगैरह दिलवाए। 80,000 का लोन ली हुई है। उसी में बोली कि दीदी हमको एक छोटा सा राशन दुकान देना है, उसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो राशन दुकान में थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखी हुई है। गांव की महिलाएं कहती हैं कि बसंती दीदी को देखकर हमें भी हिम्मत मिलती है। जब वो अपने घर में दुकान चलाकर कमाई कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती। बाजार और हाट के दिनों में बसंती की दुकान पर अच्छी खासी बिक्री होती है। वह नज़दीकी शहर या बड़े हाट से सामान खरीद कर लाती है, जिससे बचत के साथ साथ अच्छी कमाई भी हो रही है। हम तो घूम रहे हैं सर, बहुत ही मतलब सुधार हुआ है। बहुत सी दीदी राशन दुकान खोल रही है, बहुत सी दीदी क्या बोलते हैं उसको, ये कपड़ा का दुकान दी हुई है, श्रृंगार स्टोर दी हुई है, और कुछ दीदी सिलाई दुकान दी हुई है, फार्म वगैरह भी खुली हुई है बहुत सी दीदी। सर महिलाओं को मतलब अपने से ये कुछ आमदनी आ जाए ना सर, तो उसका बदलाव ही अलग होता है सर। वो घर के बारे में ज़्यादा सोचती है सर। जैसे ये हम महिलाएं जैसे हम लोग शराब, नशेबंदी, गुटखा वगैरह कुछ खाते नहीं ना सर, तो हम लोग घर परिवार के बारे में ही सोचते हैं कि कुछ हम लोग का अच्छा आमदनी आ जाए तो हम अच्छा काम करें और अच्छा घर को चला सकें, बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा सकें। जोहार, मेरा नाम सिकंदर कुमार महतो है और हम रामगढ़ सदर प्रखंड में जैसल PS में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। देखिए, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जैसल PS का जब से आया और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में जो है कि बहुत सारे बदलाव आई। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से इन्हें घर में ही रहना पड़ता था, खेतीबाड़ी से जुड़ी रहती थी। लेकिन जब जैसल PS आया, सरकार के द्वारा जब इन्हें बहुत सारे सुविधाएँ मुहैया कराने लगी, CLF के माध्यम से, VO के माध्यम से, जब इन्हें सरकार के द्वारा RF की राशि, CIRF की राशि दी जाने लगी, तब लोगों ने छोटा छोटा स्वरोजगार चालू किया। उसी कड़ी में बसंती देवी जी भी हैं, जो कि आज अपना खुद का दुकान चला करके स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। जी सर, अब हम खास करके जैसल PS में हम 2016-23 अगस्त से ज्वाइन किए हैं और रामगढ़ सदर ब्लॉक में हम फरवरी 2024 में ज्वाइन किए हैं यहाँ। लेकिन जब से हम आए हैं जैसल PS, हम लोग शुरुआत दौर से हैं लगभग 2016 से, तो हर क्षेत्र में शुरू में हम लोग जो है कि गांव-गांव में जा कर के लोगों को जोड़ते थे। बहुत सारे लोग जो है कि समूह से नहीं जुड़ना चाहते थे, समूह का महत्व को नहीं समझते थे। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके गांव-गांव में जा कर के समूह की दीदियों को जोड़ा। आज समूह की दीदी लोग आत्मनिर्भर बन रही है। ये सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, पूरा झारखंड में भी है। बसंती देवी की ज़िंदगी में बदलाव बहुत आया है। इन्होंने घर से नहीं निकलती थी और अपना आज अभी छोटा सा रोजगार करके आत्मनिर्भर बनी हुई है।
इस आय से न केवल उनका परिवार चल रहा है, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी आसानी से पूरा हो रहा है। बसंती कहती हैं कि मेरी दुकान से होने वाली कमाई से मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और कई महिलाएं मुझसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। तो दर्शकों, देखा आपने बसंती देवी किस तरह जनरल स्टोर चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और पुरुषों से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलें, ताकि दुनिया देखें और अपने परिवार को एक ऊंचाई पर लेके जाएं, अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण कर पाएं। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इंसान आपको दिख रहे हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बताइए, उन्हें जागरूक कीजिए। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।